कल सुबह तुम दोनों भाई बहन 4 बजे उठकर तैयार हो जाना, हमें मंदिर जाना है। मैं तो हो जाऊंगा, लेकिन खुशबू का पता नहीं, मुझे नहीं लगता महारानी सुबह उठ भी पाएगी। भैया ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें क्या कुंभकर्ण दिखती हूँ? इस घर में खाली मैं ही सोती हूँ और बाकी सब तो जगे ही रहते होंगे ना जैसे। देखो, सोने में तो तू किसी कुंभकर्ण से कम है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे बस करो ना, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। भाई बहन हो, कोई दुश्मन नहीं। जाओ सो जाओ, जल्दी उठना भी है। ये बात मम्मी आप भैया को समझाइए ना, मुझे क्यों बोल रही हैं आप? खुशबू विशाल को मुंह चिढ़ाकर अपने कमरे में भाग जाती है। विशाल हंसते हुए कहता है, बिल्कुल जंगली बिल्ली है। वैसे मम्मी आज हमें इतनी जल्दी मंदिर क्यों लाई हो? मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि तेरे भाई को नौकरी लग जाएगी तो मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगी सुबह की पहली आरती में, और देखो माँ ने मेरी सुन ली। भैया हो तो तुम पूरे कंजूस, ये नहीं कि अपनी बहन को कुछ दो जॉब लगने की खुशी में। मुझे तो छोड़ो, मम्मी को भी कुछ नहीं दिया। बेचारी मेरी माँ इतना करती है सबके लिए। अभी तक सैलरी कहाँ आई है? 1 महीना तो पूरा होने दे, जो लेगी वो दिला दूंगा तुझे। और रही बात मम्मी की, तो जो मेरा है वो सब मम्मी का ही तो है। अरे पहले पूजा कर लो, फिर ये सब बहसबाजी करते रहना। खुशबू आदत से लाचार खुसुर पुसुर करती रहती है और धीरे से विशाल से कहती है, कौन भला इतनी सुबह को आता है? अरे पूरा मंदिर भरा पड़ा है, तो ये सब लोग पागल है क्या? चल चुपचाप से पूजा कर। इतने में एक लड़की ब्लू रंग का सूट पहने वहां आती है। विशाल की नजरें उस पर टिक जाती है। एक टक विशाल उसे देखता ही जाता है और आरती शुरू होती है। भैया अभी तो मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे, पूजा करने दो, चुप रहो, और खुद क्या कर रहे हो? जानते हो क्या इस लड़की को? अरे नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूँ किसी को। तो फिर घूर क्यों रहे हो? अरे मैं कोई नहीं घूर रहा हूँ, अब मुझे यही काम है क्या? कुछ भी बोलती है। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, क्या पूजा करने दो। पूजा करके चारों वापस जाने लगते हैं और उनके साथ साथ वो ब्लू सूट वाली लड़की भी मंदिर से बाहर आती है। विद्या की नजर भी उस लड़की पर पड़ती है तो कहती है, लड़की है तो बहुत सुंदर, अपने विशाल के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी मैं, सुंदर की सुंदर और मॉडर्न की मॉडर्न। भाई नसीब में जो लिखी होगी वही आएगी। शाम अपने परिवार के साथ घर चला जाता है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। फिर एक रोज विशाल अपने ऑफिस से शाम को घर आ रहा था। रास्ते में उसकी नजर पूजा पर पड़ती है और उसे देखकर वो वहीं रुक जाता है। क्या लगती है यार, मन करता है बस उसे देखता ही रहूं सुबह शाम। विशाल के साथ जो उसका दोस्त होता है वो उसे देखकर कहता है, अरे ओ मजनू की औलाद, चलना नहीं क्या? अरे रुकना थोड़ी देर। तू ही देखता रहे, मुझे तो घर जाना है। पता चला तेरे चक्कर में मैं भी पिट गया। विशाल जाने को राजी नहीं होता, लेकिन उसका दोस्त उसे खींच कर ले जाता है। रात भर विशाल की आंखों के सामने वो लड़की घूमती रहती है। इससे शादी हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, पर नाम तक पता नहीं है इसका मुझे। इस बार कहीं मुझे देख गई ना तो नाम तो पता करके रहूंगा। विशाल का मन कहीं नहीं लगता। एक रविवार विशाल गुमसुम होकर पड़ा रहता है। तभी विद्या उससे कहती है, बेटा आज शाम को शादी के लिए चल रहा है ना, जाकर अपनी दाढ़ी मुझे बनवा। मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है जाने का। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा, चल ना। क्या हुआ, कोई बात है तो अपनी माँ को बता, इतना मायूस क्यों है? अरे मम्मी मैं बताती हूँ, भैया को इश्क हो गया है। अब ये रोग है पुराना, तो जरा देर तो लगेगी। तू चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। हाँ मैं कुछ भी बोलती हूँ, बाद में पता चलेगा तो मुझे मत कहना। अरे मेरी बात का बुरा क्या मानती है? अच्छा बताना क्या बात है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो उस दिन मंदिर में लड़की नहीं दिखी थी हमने ब्लू सूट वाली, भैया का दिल आ गया है उस पर, भैया उसी की यादों में खोया हुआ है। बेटा ऐसी बात है तो उसी से तेरी शादी करवा देंगे। अरे मम्मी मुझे क्या पता कौन है वो, कहाँ रहती है। भैया चलो ना, शादी में कहीं वो मिल गई तो। हाँ बेटा चल ना, घर बैठे से मायूस होने से लड़की का पता तो नहीं चलेगा ना। जा जाके दाढ़ी मुझ बनवा, आज मिल ही गई तो क्या होगा है। विशाल खुशबू और विद्या के कहने पर शेविंग करने जाता है। फिर रात को बढ़िया से सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और बाकी सबके साथ शादी में पहुंच जाता है। शादी में पहुंचते ही खुशबू की नजर पड़ती है पूजा पर और वो विशाल से कहती है, भैया वो देखो चाउमीन के काउंटर पर वही लड़की खड़ी है। अच्छा हुआ ना तू आ गया हमारे साथ। वो मम्मी मैंने ही कहा था। हाँ भाई हाँ, तूने ही कहा था। जाओ अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चाउमीन के काउंटर पर जाकर उससे बात करने की कोशिश करो, जाओ। बच्चों के साथ तुम भी पगला गई हो। अरे धीरे बोलो, कोई सुनेगा तो क्या ही कहेगा। आपका तो बस एक ही है, हर जगह चुप रहो चुप रहो। खुशबू विशाल को चाउमीन के काउंटर पर ले जाती है। पूजा के साथ खड़ी शीतल को खुशबू अच्छे से जानती है।
यार कैसी तू, बड़े दिनों के बाद देखा है तुझे। कहाँ से देखेगी, मैं यहाँ रहूंगी तब ना। मैं बाहर चली गई थी पढ़ने, एक वीक पहले ही आई हूँ। इससे मिल, पूजा मेरी कजिन। हेलो, आना कभी कर। यह है मेरे भैया विशाल, आईटी इंजीनियर है। अब बस इनका ही नंबर है। लड़की देख रहे हैं घर वाले, आना शादी में। ओ वाह, लड़की फाइनल हो गई क्या? अरे नहीं ना यार, कोई ढंग की सुंदर अच्छे घर परिवार की लड़की मिले तब ना। कोई तेरी नजर में हो तो बता ना। हाँ हाँ श्योर। दोनों वहां से चली जाती है और विशाल खुशबू से कहता है, बहन इससे अपने भाई का रिश्ता करवा दे, जो बोलेगी वो दूंगा तुझे। ऐसा पासा फेंका है मैंने कि सामने से रिश्ता चल कर आएगा। लेकिन याद रखना, शादी होने के बाद अगर मेरा कहा मुझे नहीं दिया गया तो जैसे शादी करवाऊंगी ना वैसे तुड़वा भी दूंगी। अरे तू बोले तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा दो क्या? पार्टी एंजॉय करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाते ही विशाल, खुशबू और विद्या आपस में बातें करने लगते हैं। तो कहे विशाल, तो डायरेक्ट बात चलाऊं क्या? अभी रुको ना, लड़के का नाम पता चल गया है ना भैया, तुम उसे सोशल साइट पर फॉलो करो। उधर शीतल अपने घर में खुशबू और उसके भाई के बारे में बताती है। सुनती उसके पापा कहते हैं, श्याम भाई अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे, मुझे पता ही नहीं। कल ही पूजा के लिए उनसे बात करता हूँ। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते के टेबल पर होते हैं, शीतल के पिता का फोन शाम को आता है। मैंने सुना है विशाल के लिए लड़की देख रहे हैं आप। हाँ देख तो रहा हूँ। मेरी भतीजी पूजा बहुत सुंदर और संस्कारी है, एक बार उसे देख लेते हैं। आपके घर जाएगी तो देखना आपका बेटा जाते ही दुगना कमाने लगेगा। जी ठीक है, मैं सबसे बात करके आपको बताता हूँ। शाम का फोन रखते ही विद्या उससे कहती है, अरे देखना क्या है, अब सीधे रिश्ता पक्का कर दो। इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? शक्ल देखकर दोनों माँ बेटे पगला रहे हो। सूरत से ज्यादा सीरत मायने रखती है। एक बार मिलकर लड़की से बातचीत करेगी तो पता चलेगा कैसी है। अरे शीतल को तो बचपन से जानते हैं, उसकी कजिन है तो अच्छी होगी। आप फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर दो। ठीक है भाई, मुझे क्या है, कुछ होगा तो समझना तुम्हें ही है। श्याम रिश्ता पक्का कर देता है और महीने भर में विशाल और पूजा की शादी हो जाती है। नए नए में तो सब कुछ अच्छा चलता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन शादी के 1 महीने बाद विशाल हनीमून का प्लान बनाता है और विद्या से कहता है, मम्मी नेक्स्ट वीक हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, यही तो उम्र है घूमने की। भाभी शॉपिंग शुरू कर दो हनीमून की। बस भैया कहाँ जा रहे हो? गोवा, मुझे बहुत मन था गोवा जाने का। तेरा मन था या भाभी का? दीदी मेरे पास बहुत कपड़े हैं, शादी में इतने तो सूट लिए थे मैंने, वो सबका क्या करूंगी। खुशबू और विशाल का मुंह बन जाता है और खुशबू कहती है, भाभी गोवा जा रही हूँ, कोई पारिवारिक मेल मिलाप में नहीं। गोवा में सूट कौन ही पहनता है। वही तो, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना, शॉपिंग पर चलते हैं, वरना ये बहन जी बनकर चली जाएगी गोवा, मेरी इज्जत का कचड़ा हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों, मुझे सूट और साड़ी ही अच्छी लगती है, शरीर ढका ढका रहता है। दोनों भाई बहन माथा पकड़ लेते हैं और शाम को पूजा को लेकर शॉपिंग पर जाते हैं। खुशबू एक शॉर्ट स्कर्ट लाकर पूजा को ट्राई करने देती है। भाभी ये पहन के दिखाओ ना कैसा लग रहा है। लो ये फ्रॉक भी ट्राई कर लो। खुशबू ये सब ट्राई करती है, तब तक तुम हॉट पैंट और टॉप पसंद करके रखो। दीदी इतने छोटे कपड़े मैं नहीं पहन पाऊंगी। पगला गई हो क्या? तो वहां क्या घूंघट लेकर जाओगी? भाभी नाटक मत करो, जाओ ना ट्राई करो। खुशबू जबरदस्ती पूजा को ट्राई करने भेज देती है। इधर विशाल खुशबू से कहता है, शीतल इतनी मॉडर्न है तो ये सिर्फ बहन जी टाइप क्यों बातें कर रही है? अरे भैया हो सकता है भाभी खुद को मॉडर्न शो ना करना चाह रही हो। नहीं है ना, तभी उसे लगता होगा कि वो खुद को मॉडर्न दिखाएगी तो हम लोग क्या ही सोचेंगे। हाँ ऐसा ही हो तो अच्छा है, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा इस गांव वाली से। खुशबू ट्रायल रूम के अंदर से पूजा के सारे कपड़े देखती है और फिर शॉपिंग करके तीनों घर वापस चले जाते हैं। इधर पूजा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, दीदी ने जो कपड़े पसंद किए हैं वो कपड़े मैं लेके तो जाऊंगी, लेकिन पहनूंगी नहीं, मैं तो अपना सूट ही पहनूंगी। आधे कपड़े पहने हुए लोग मुझे नहीं पसंद, और मैं खुद ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। जाने के 1 दिन पहले खुशबू पूजा की पैकिंग चेक करती है। भाभी आपने वो सारे कपड़े रख दिए ना जो मैंने और भैया ने पसंद किए थे? हाँ दीदी। पूजा पैकिंग देखती है, कपड़े सारे रहते हैं बैग में। अगले दिन विशाल और पूजा गोवा के लिए निकल जाते हैं। गोवा पहुंचते ही विशाल होटल के कमरे में जाकर पूजा से कहता है, पूजा तुम तैयार हो जाओ, हम बीच पे चल रहे हैं, और वो शॉर्ट फ्रॉक ही पहन लेना। जी। पूजा एक रेड कलर का सूट पहनकर खड़ी हो जाती है। सूट देखकर विशाल का दिमाग गर्म हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या पहना है तुमने? इस तरह से मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूँ, जाओ चेंज करके आओ।
मैं वो कपड़े नहीं पहनूंगी, आधे कपड़े मुझसे पहने नहीं जाएंगे, मुझे शर्म आती है। इतने में विशाल को उसकी फ्रेंड का बैक टू बैक कॉल आने लगता है और दिमाग गर्म होने के कारण वो फोन साइलेंट कर देता है। ये बार बार आपको फोन बज रहा है, उठा लीजिए ना। नहीं उठाना मुझे। लाओ मैं ही रिसीव कर लेती हूँ। पूजा विशाल के हाथ से फोन ले लेती है और देखती है किसी लड़की का फोन आ रहा है। ये लड़की कौन है जो तुम्हें इतनी बार फोन कर रही है? स्कूल फ्रेंड है मेरी। ये कोई फ्रेंड तो नहीं लग रही, जरूर तुम्हारा इससे अफेयर चल रहा होगा। हाँ मुझे यही काम है ना बस। पूजा विशाल का पूरा फोन चेक करती है और कहती है, इतनी सारी लड़कियों से आप बात करते हो, क्या जरूरत है आपको इन सबसे बात करने की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, गवार जैसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ ये सब मेरे साथ काम करती है तो बातें नहीं होंगी क्या उससे? अच्छा ये सब आपके साथ काम करती है, तो जिसका फोन आ रहा था वो तो साथ नहीं काम करती ना, तो उसका नंबर अभी ब्लॉक कीजिए। चलिए। विशाल का दिमाग पूरा खराब हो जाता है। बेकार ही मैंने तुमसे शादी की, शक्ल शहर की लेकिन अक्ल गांव वाली है। पड़ी रहो यही होटल में ये बहन जी जैसे सूट पहनकर, कहीं लेकर नहीं जा रहा हूं मैं तुम्हें। 3 दिन इसी होटल में रहना, फिर घर वापस। विशाल सो जाता है। 3 दिन तक दोनों होटल में रहते हैं ताकि घर पर किसी को कुछ पता न चले। उसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर पहुंचती ही खुशबू बहुत उत्साहित होकर कहती है, कैसा रहा ट्रिप? हाँ ठीक था, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, एक अर्जेंट मीटिंग है तो ऑफिस जाना है। कोई अर्जेंट मीटिंग नहीं है इनकी, उन लड़कियों से मिले नहीं ना इतने दिनों से, इसलिए रह नहीं पा रहे हैं। हद है पूजा। भाभी क्या बोल रही हो? ये सब नॉर्मल है, साथ में ऑफिस में काम करते वक्त अब क्या आदमी लड़के और लड़की देखेगा? समझ गई कैसा रहा होगा हनीमून आप दोनों का। विशाल ऑफिस चला जाता है। इधर विद्या खुशबू से कहती है, तेरे पापा ठीक ही कह रहे थे, लड़की को देख लो, लेकिन मैंने बेटे के मुंह में कुछ नहीं देखा और इस पत्थर को उठा लाई। इस तरह तो विशाल का जीवन खराब हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। कुछ करने से पहले मम्मी भाभी को एक मौका हमें देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, शायद वो समझ जाए तो। हाँ वैसे हमारे पास रास्ता भी क्या है, तलाक दिलवाने से अच्छा है कि एक बार रिश्ता बचाने की कोशिश ही कर ले। शाम को मौका देखकर विद्या और खुशबू पूजा को समझाने की कोशिश करती है। बेटा तू गांव में रही हुई है ठीक है, लेकिन अब तो तेरी शादी पढ़े लिखे शहरी परिवार में हो गई है ना, तो खुद को हमारी तरह बनाने की कोशिश कर। ये सब छोटी सोच को दिमाग से निकाल दीजिए। मम्मी जी ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। इधर विद्या ऑफिस में विशाल को फोन लगाती है और कहती है, बेटा खुद को शांत रख, मैंने और खुशबू ने पूजा को समझाया है, एक मौका देकर देख उसे। मम्मी ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं उसे, और अगर इस बार नहीं समझी तो मैं उसे उसके मायके छोड़ाऊंगा, फिर वहां वो शहरी बने या गांव की गवार, मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा। विशाल खुद को कंट्रोल करता है और शांत दिमाग से रात को घर आता है और अच्छे से पूजा से बात करता है। पूजा भी विशाल को खुद को शहरी दिखाने की कोशिश करती है। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। अगले दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर विशाल कहता है, माँ मैं बताना भूल गया, कल रात को खाने पर मेरे ऑफिस के कलीग आ रहे हैं, तो आप खाने का देख लेना प्लीज। हाँ तो फिक्र मत कर, मैं बहू से सारी तैयारी करवा लूंगी। वो लोग कब से मेरे पीछे पड़े हैं, भाभी के हाथ का खाना खाना है, मैं क्या करता, बुलाना पड़ा उन्हें, वैसे भी कल संडे है। हाँ तो ठीक है ना आपने, मैं कोई मौका नहीं दूंगी शिकायत का। विशाल और बाकी सबको लगता है सब सही हो गया है। अगले दिन सुबह सुबह पूजा पड़ोस की औरत से झगड़ा कर लेती है और उसे गाली देने लगती है। यार पूजा ये सब क्या है, लड़ क्यों रही हो? ये बुढ़िया हमारे घर की तरफ कचरा फेंक रही थी। तो तुम मुझसे कहती या अच्छे से उन्हें मना करती, गाली गलौज करने की क्या जरूरत थी, और मारने के लिए डंडा भी उठा लिया। अरे अगली बार तो माथा ही फोड़ दूंगी। खुशबू और विद्या माथा पकड़ लेती है। पूजा को समझाकर सब उसे उसके कमरे में भेज देते हैं। मम्मी आज मेरे ऑफिस से सब आ रहे हैं, अब ये पूजा कोई कांड ना करे प्लीज। देखने में तो बहुत शहरी लगती है, लेकिन हरकतें एकदम गांव वालों की तरह है। शाम होते होते सारे कलीग्स विशाल के घर पहुंच जाते हैं। पूजा उनका स्वागत बहुत अच्छे से करती है। सब बहुत मजे करते हैं, हंसते खेलते हैं और फिर डिनर करते हैं। भाभी खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। सच में विशाल तुम बहुत लकी हो, ऐसी वाइफ मिली है तुम्हें। हाँ भाभी दिखने में जितनी सुंदर है उतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेती है। सब खाना खाकर फोटो क्लिक करवाने लगते हैं। विशाल सभी फीमेल फ्रेंड के साथ फोटो लेने लगता है। तब पूजा कहती है, थोड़ा दूर होकर फोटो लीजिए ना, आप दोनों को समझ में नहीं आता विशाल किसी के हस्बैंड है, इतना छूने की क्या जरूरत है भाई। हाँ, आप लोगों को ना छूने का बहाना चाहिए। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या बके जा रही हो? अरे वही जो सच है, मेरे पति से दूर रहो
और ये सब छिछोरीगिरी कहीं और दिखाना। विशाल, इन सब के लिए हमें यहाँ बुलाया है क्या? गांव की गंवार है तुम्हारी वाइफ। शक्ल शहर की होने से आदमी शहर का नहीं हो जाता। सभी विशाल को अच्छा खासा सुनाकर चले जाते हैं। विशाल का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर पूजा को कहता है, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी मत आना। गंवार कहीं की, तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, कुछ एक तुम्हारी तरफ पत्थर भी होती है। विशाल पूजा को बोलने का मौका ही नहीं देता और उसे उसके मायके छोड़ाता है और उससे तलाक लेकर अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगता है। सुबह का समय, रसोई से चाय और गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही होती है। घर की नई बहू सौम्या अपने ससुराल वालों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाने में लगी हुई है। जेठानी नाश्ते की मेज सजा रही होती है। ससुर जी रमेश चंद आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और नीलेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आज तो नाश्ते में कुछ बहुत स्पेशल बना है। बिल्कुल देवर जी, आज का नाश्ता तुम्हारी पत्नी ने बनाया है। सुबह सुबह उठकर तुम्हारे लिए खास आलू प्याज के पराठे बनाए हैं और साथ में तीखी पुदीने की चटनी भी। जल्दी से चक्कर बताओ, हमारी सौम्या के हाथों में कैसा जादू है। तभी ससुर रमेश चंद जी अखबार टेबल पर रखते हैं। अरे भाई, जब से सौम्या बहू इस घर में आई है, हमारे घर की तो रौनक ही बदल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि एक शाम स्क्रीन पर माँ का फोन देखकर सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत फोन उठाती है। हेलो माँ, नमस्ते, कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? हेलो, नमस्ते बेटा। हाँ, घर में सब ठीक है। तू बता कैसी है? सुबह से तेरी बड़ी बहुत याद आ रही थी। सब ठीक तो है ना? वहाँ ससुराल में कैसा चल रहा है? तेरी सास, जेठानी, ससुर सब अच्छे से तो तेरा ख्याल रखते हैं ना? अरे माँ, मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। मेरे ससुराल वाले तो हीरा है, हीरा। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। आज सुबह ही मैंने सबके लिए नाश्ते में आलू प्याज के पराठे बनाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्हें पसंद नहीं आए क्या, या कोई नुक्स निकाल दिया? मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होगा। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम कुछ भी सोचती हो। जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे तो मेरी इतनी तारीफ हुई कि क्या ही बताऊं। नीलेश तो पराठे खाकर दीवाने ही हो गए। सासू माँ पापा जी से कह रही थी कि जब से सौम्या आई है घर की रंगत बदल गई है। और मेरी जेठानी जी, वो तो इतनी अच्छी है, सगी बहन जैसी। हर काम में मेरी हेल्प कराती है। सुबह मेरी मदद कर रही थी, पर मैंने कह दिया कि आज आप आराम करो। माँ, मुझे तो इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे पल भर के लिए भी मायके की याद नहीं आने देती। बेटी सौम्या की बातें सुनकर अचानक माँ के भाव ही बदल जाते हैं। बड़े सख्त और कड़े गंभीर लहजे में वो बोलती है, अच्छा, सब तेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं और तू इस तारीफ में इतनी फूल गई कि तुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तेरे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। खेल? कैसा खेल माँ? क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बेटी, बहुत सीधी है तू। ये जो तेरी सास जेठानी तेरी तारीफों के पुल बांध रही है ना, ये सब उनकी सोची समझी चाल है। वो अच्छी तरह से जानती है कि नई बहू को तारीफ का चस्का लगाकर झांसे में लाकर पूरे घर के काम में कैसे फंसाया जाता है। तूने जाता ही पूरी रसोई अकेले अपने सिर पर क्यों ले ली? तेरी जेठानी भी तो है ना, तो आधा काम उसे करना चाहिए ना। आज तारीफ करके नाश्ता बनाया जा रहा है, कल को पूरे घर का झाड़ू पोछा और बर्तन भी तेरे ही सिर मर देंगे। अरे नहीं माँ, तुम गलत सोच रही हो। वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। वो सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी सास जेठानी जी काम में मेरी मदद भी करवाती है। चुप कर, बड़ी आई सास जेठानी की तरफदारी करने वाली। अरे दुनिया मैंने भी देखी है, तूने नहीं। कान खोलकर सुन ले सौम्या, अगर शुरू से तू इनके कहने में चलती रही और अपनी धाक नहीं जमाई तो तेरे ये ससुराल वाले तेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगे। फिर दिन भर तुझे घर की नौकरानी बना कर रखेंगे। मेरी बात मान, झुकना बंद कर, नहीं तो पूरी जिंदगी दबकर रहना पड़ेगा। सौम्या माँ की बातों से थोड़ी परेशान और सोच में पड़ जाती है और बात को पलटते हुए कहती है, अच्छा माँ ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र होती है इसलिए ऐसा कह रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। लगता है मम्मी जी बुला रही हैं। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जेठानी रचना थकी हुई हालत में सोफे पर बैठी होती है। तभी सौम्या वहां आती है। सौम्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कपड़े मैंने मशीन में धो दिए हैं, प्लीज उनको छत पर सुखा देना। मेरी हिम्मत नहीं है छत पर धूप में जाने की।
कहीं सच में तो दीदी बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रही ताकि उन्हें खुद धूप में छत पर कपड़े सुखाने ना जाना पड़े। अरे नहीं, नहीं नहीं, मैं भी ना क्या ही सोचने लगी। हाँ, दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बोल देती, मैं कपड़े धो देती। अरे नहीं देवरानी जी, तुम भी सुबह से काम में लगी हो, सोचा कपड़े मैं ही धो देती हूँ। पर अच्छा ठीक है दीदी, लाइए कपड़े की बाल्टी मुझे दीजिए, आप आराम कीजिए। सौम्या कपड़े की बाल्टी लेकर छत पर कपड़े सुखाती है, घर के बाकी के काम निपटाती है। फिर दोपहर में खाने का समय हो जाता है तो खाना भी खुद अकेली बनाती है और सभी घर वालों को खिलाती है। फिर दोपहर के गंदे बर्तन साफ करती है। इन सब में वो अकेले काम करते करते थक जाती है। आज तो सुबह से काम करते करते बहुत थक गई, कमर भी दर्द करने लगी। जेठानी जी की तबीयत भी ठीक होती तो थोड़ी हेल्प कर देती। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। शांति देवी सास हॉल में सौम्या को आवाज देती है, अरे सौम्या बहू, मौसम खराब हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से छत से कपड़े उतार लाओ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। बस माँ जी, ये 2 बर्तन बाकी है, इन्हें करके फिर ले आती हूँ। तभी सेल पर रखा हुआ फोन बजता है। माँ का कॉल। सौम्या तुरंत कॉल उठाती है। हेलो माँ, और क्या हो रहा है, तू ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ और जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो छत पर कपड़े सुखाकर आई थी, फिर किचन का काम, दोपहर का खाना बनाकर, फिर सबको खाना खिलाया, अब सबके गंदे बर्तन मांज रही हूँ। देखा, शुरू हो गया ना उनका खेल। तेरी जेठानी कोई बीमार नहीं है, नाटक कर रही है, बीमार होने का नाटक कर रही है ताकि कपड़े सुखाने उसे धूप में ना जाना पड़े। अरे तेरी सास भी तो कपड़े सुखाने जा सकती है ना, सारा दिन पड़ी तो रहती है घर में और तू गधी की तरह काम में लगी रहती है। कान खोलकर सुन ले, झुकना बंद कर, नहीं तो वो लोग तुझे जिंदगी भर नौकरानी बनाकर रखेंगे। सौम्या माँ की बातों में इतनी खो जाती है कि उसके दिमाग से छत पर सूख रहे कपड़ों की बात पूरी तरह से निकल जाती है। तभी अचानक बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उधर हॉल में, माँ जी बारिश तो बहुत तेज शुरू हो गई है, सौम्या लगता है वो बर्तन धोने में भूल गई है कि कपड़े छत पर है, मैं जाकर कपड़े ले आती हूँ, नहीं तो भीग जाएंगे। जेठानी तुरंत दौड़कर छत पर जाती है और भीगे हुए कपड़ों की बाल्टी भर के नीचे लेकर आती है। सौम्या फोन काटकर जैसे ही मुड़ती है, सास शांति देवी किचन में पहुंच जाती है। सौम्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रचना बहू को खुद बीमार हालत में जाकर कपड़े लाने पड़े, देखो सारे कपड़े भीग गए हैं। हे भगवान, सॉरी माँ जी, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, कपड़े भी लाने हैं। ओह, अरे अरे, इसमें रोने जैसी क्या बात है, मौसम का क्या भरोसा, वो तो अचानक बदल गया। लेकिन बहू, घर की जिम्मेदारी में थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। अब देखो ना, तुम्हारी जेठानी को बीमार हालत में खुद कपड़े लेने जाना पड़ा। अगले दिन सौम्या किचन में खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही होती है। दूसरी गैस पर दूध उबालने रखा होता है और तभी अचानक दूध उफान के साथ तेजी से निकल जाता है। तभी इतने में जेठानी किचन में पहुंच जाती है और तुरंत गैस बंद कर देती है। ये देख सौम्या का चेहरा लटक जाता है। सॉरी जेठानी जी, वो मैं सब्जी काट रही थी, दूध का ध्यान ही नहीं रहा। उसका उदास चेहरा देख जेठानी मुस्कुरा देती है। अच्छा बस बस, अब मुंह मत लटकाओ, डांट नहीं रही देवरानी जी, समझा रही हूँ कि गृहस्थी में चारों तरफ आँख कान खुले रखने पड़ते हैं। चलो, अब जो बच गया है उसी से सबके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाकर बाहर हॉल में ले आओ। देवर जी और तुम्हारे जेठ जी भी ऑफिस से आ गए हैं, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम जल्दी से चाय लेकर आ जाओ। जेठानी ये कहकर चली जाती है। चाय ले आओ, कड़क वाली, अदरक वाली, जैसे क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? जब देखो माँ जी जेठानी जी दोनों मुझे सुनाकर चली जाती है, खुद से तो कुछ करती नहीं, बस नुक्स निकालने आते हैं। ससुर रमेश चंद, बड़ा बेटा रोहित और नीलेश, जेठानी, सास शांति देवी सभी एक साथ हॉल में सोफे पर बैठे होते हैं। तभी सौम्या किचन से सभी के लिए ट्रे में चाय लेकर आती है और सभी को पीने के लिए देती है। पापा, इस महीने के घर खर्च के 20,000 माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। वो पापा, इस महीने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ गए हैं, हाथ थोड़ा तंग है, इसलिए मैं इस महीने कुछ नहीं दे पाऊंगा। जैसे अगले महीने मेरा अटका हुआ पेमेंट आएगा मैं तुझे वापस कर दूंगा। अरे भैया, इसमें बोलने वाली क्या बात है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हक से मांग सकते हैं। ये लीजिए, मैंने अभी आपके अकाउंट में 30,000 ट्रांसफर कर दिए हैं, और चाहिए तो बेझिझक बोल देना। वाह भाई वाह, भाई हो तो तुम दोनों जैसे, एक दूसरे की जरूरत में हमेशा ऐसे खड़े रहा करो, दिल को सुकून सा मिल जाता है। सौम्या ये सब देखकर और सुनकर गुस्से में लाल पीली हो जाती है, उसका हाथ साड़ी के पल्लू को कस के पकड़ते हुए। 30,000 दे दिए बिना मांगे? नीलेश ने एक बार भी मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। माँ ने सही कहा था, कमाएगा मेरा पति और ऐश ये बड़ा बेटा और उसका परिवार करेगा,
मुझे यहाँ मुफ्त की नौकरानी बनाकर रख दिया है ताकि मेरे पति की जेब हल्की करके खुद मजे उड़ा सके। मैं अपनी गृहस्थी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबह का समय, रसोई में जेठानी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी सौम्या वहां आती है। सौम्या के तेवर अब पूरी तरह से बदल गए होते हैं। देवरानी जी, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, तुम जरा बाहर टेबल पर लगा दो। जेठानी जी, जब देखो आप मुझे हुक्म सुनाती रहती है। नाश्ता तो आप खुद भी जाकर देकर आ सकती हैं। आप बड़ी बहू हैं तो मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। जेठानी सौम्या का बदला रूप देखकर दंग रह जाती है, आंखें भर आती है। सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो बस... ओ प्लीज, बस रहने दीजिए। मुझे सब समझ आता है कि कौन मुझसे क्या करवाना चाहता है। सौम्या जेठानी को वो बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है। बेचारी जेठानी आंखों से आंसू पोंछती है और जाकर ससुराल वालों को नाश्ता कराती है। रचना बहू, तुम नाश्ता ले आई, सौम्या से बोल देती। वो माँ जी, सौम्या कुछ काम कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं जाकर दे आती हूँ। बेचारी को क्यों परेशान करूँ, वैसे भी दिन भर वो कितना काम करती है। नाश्ता खत्म होने के बाद ससुर जी और जेठ जी उठकर चले जाते हैं। रचना अकेली किचन में जाकर सारे बाकी के काम निपटाती है और सौम्या अपने कमरे में मजे से फोन चला रही होती है। शाम को सौम्या खाना बनाकर रख देती है। जेठानी सभी को जाकर टेबल पर खाना परोसती है। सौम्या बहू, आज इतना सारा खाना बच गया, कल भी दोपहर में खाना बच गया था। अन्न बर्बाद होता है तो अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी जेठानी अकेले दिन भर काम में लगी रहती है। थोड़ा तुम उसके साथ काम में हाथ बटा लिया करो, उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए होता है ना। जेठानी की तरफदारी सुनकर सौम्या गुस्से से तमतमा उठती है। आप ये कहना चाहती है कि मैं खाना बर्बाद करती हूँ? और जेठानी जी के आराम का कितना फिक्र है आपको? दोपहर का पूरा खाना अकेले मैं बनाऊं, बर्तन कपड़े सब मैं अकेले करूं। 2 दिन से जेठानी जी काम करने लगी तो आपको इतनी फिक्र होने लगी, और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। सौम्या की कड़वी बातें सुनकर सास शांति देवी हैरान रह जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नीलेश भी ऊपर कमरे से आवाज सुनकर गुस्से से लाल पीला होकर हॉल में नीचे आता है। सौम्या, बस बहुत हो गया। माँ से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी बदतमीज और स्वार्थी हो सकती हो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ नीलेश, मैं बुरी ही हूँ। आप तो बस अपनी माँ और भाभी के गुलाम बने रहिए। मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना। मेरा पति सबसे ज्यादा कमाता है और मुझे नौकरों की तरह बर्ताव सहना पड़ता है। मुझे अलग घर चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सौम्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भाभी और माँ ने तुम्हें हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा है। तुम ये कैसी घटिया और ऊंची बातें कर रही हो? नीलेश की बातों का जवाब दिए बिना सौम्या गुस्से में पैर पटकती हुई अपनी कमरे में आ जाती है और तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, यहाँ तो बहुत बड़ा तमाशा हो गया है। नीलेश भी मुझ पर चिल्लाने लगा है। सबसे मैंने साफ साफ कह दिया है कि माँ, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं हमेशा के लिए मायके आ रही हूँ, अब मैं वहीं रहूंगी। क्या तू पागल हो गई है क्या सौम्या? हमेशा के लिए मायके आ रही है? होश में तो है तू? पर माँ, आपने तो कहा था कि झुकना बंद कर, अपनी धाक जमा, नहीं तो ये लोग मुझे नौकरानी बनाकर रख देंगे। तेरा पति ज्यादा कमाता है, मैंने तो बस वही किया। अब मैं वहां नहीं रह सकती। अरे, मैंने तो तुझे सिर्फ समझदारी से अपनी जगह बनाने को कहा था, घर उजाड़ने को नहीं। अब तूने अपनी बदतमीजी से बात इतनी बिगाड़ ली है तो इसमें मैं क्या करूं? अगर तू हमेशा के लिए यहाँ आकर बैठ गई तो समाज में हमारी थू थू होगी। लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि बेटी का घर नहीं संभला। देख सौम्या, अब बात इतनी बढ़ गई है तो तू ही देख, तेरा ससुराल है, तू ही संभाल। फोन रख अब। फोन कटने की आवाज के साथ ही सौम्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस माँ के बहकावे में आकर उसने अपने हंसते खिलते परिवार को दाव पर लगा दिया, उसी माँ ने उसे सहारा देने से अब साफ मना कर दिया था। सौम्या रोते हुए आईने के सामने खुद से बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? माँ ने तो मुझे भड़काकर खुद अपना पल्ला झाड़ लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा वो प्यारा परिवार, सासू माँ का दुलार, जेठानी का प्यार, मैंने सब कुछ अपने हाथों से तबाह कर दिया। मुझे ही अब ये सब ठीक करना होगा। सौम्या अपने कमरे में पानी पीने के लिए नीचे आ रही होती है कि तभी उसे सास ससुर और जेठानी जेठ नीलेश की आपस में धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। माँ जी, सौम्या कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, हर बात पर चिढ़ जाती है। मुझे लगता है कि उसे मायके की बहुत याद आ रही है। आप प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानिए। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा बहक गई है। नीलेश, तुम्हें इस तरह सौम्या से बात नहीं करनी चाहिए थी। सौम्या आकर सास शांति देवी के पैरों में गिर जाती है। उन सभी की बातें सुनकर सौम्या रोते हुए सास शांति देवी की पैरों में गिर जाती है। सौम्या, अब ये क्या नया तमाशा है?
नहीं नीलेश, ये तमाशा नहीं, मेरी आत्मा का पछतावा है। पापा जी, सासू माँ, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी माँ की गलत बातों में आ गई थी। उन्होंने मेरे कान भरे थे कि तुम सब मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाओगे। मैं अंधी हो गई थी जो उनकी बातों में आकर इतने प्यारे परिवार को दुख दे रही थी। जेठानी जी, आपने हमेशा मुझे छोटी बहन माना, पर मैंने आपको सिर्फ कड़वाहट दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। पगली, अपनों से कोई ऐसी माफी मांगता है क्या? तूने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए वही बहुत है। बहू, माँ का काम बेटी का घर बसाना होता है, उसे उजाड़ना नहीं। लेकिन तूने समय रहते अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और सच को समझा। मुझे आज अपनी बहू पर गर्व है। ससुर रमेश जी के चेहरे पर भी बहुत दिनों के बाद सुकून भरी मुस्कान लौट आती है। तभी सौम्य की माँ का कॉल आता है और सौम्य सबके सामने स्पीकर ऑन करती है। माँ, आज के बाद मुझे मेरे ससुराल के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना। ये मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरी जान हैं। ये मेरा ससुराल है और आज के बाद मुझे इस तरह की बातें करने के लिए कॉल मत करना। सौम्या फोन काट देती है। नीलेश मुस्कुराकर सौम्या का हाथ थाम लेता है। पूरे परिवार में फिर से हंसी और खुशियां गूंज उठती हैं।